हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे विभव प्रवणता तथा विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अगले दिन विभव प्रवणता के बारे में आपको बताया गया। आज विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, इसके बारे में भी कुछ हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक हम आवेश लेंगे, प्लस क्यू आवेश हमने ऐसा मान लिया कि ये बिंदु ऊपर रखा है, ये अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस आवेश से दूर की ओर होती है। हमने माना इस प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में एक दिशा पर विचार करें, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा। इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र हमने मान लिया, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। ऐसे एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान अलग अलग होता है। दो बिंदु यहाँ पर लेंगे, एक बिंदु यहाँ ए और दूसरा बिंदु यहाँ पर लेंगे बी। ए और बी ये दो बिंदु वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ने पर विभव का मान घटता है। यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु जो A लिया गया, इस x दूरी पर स्थित बिंदु A पर यदि वैद्युत विभव का मान भी होगा तो यहाँ से x प्लस डेल्टा x दूरी पर वैद्युत विभव का मान भी माइनस डेल्टा भी होगा। विभव का मान घटता है, दूरी बढ़ती है तो विभव घटता है, और दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता के नाम से जानी जाती है। अगले वीडियो में इसे हमने समझा है। क्या चीज़? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम यहाँ कितनी दूरी में परिवर्तन किए हैं? दूरी में परिवर्तन वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम डेल्टा x दूरी आगे बढ़ते हैं तो विभव का परिवर्तन डेल्टा भी होता है। यह परिवर्तन ऋणात्मक है यानी विभव घटा है, तो विभव में परिवर्तन माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा x को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी यहाँ पर विभव प्रवणता की वैल्यू विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन माइनस डेल्टा भी अपान दूरी में परिवर्तन डेल्टा x, इसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। इसे अगले वीडियो में हमने समझा है। इसका मात्रक की बात हम किए थे, तो मात्रक इसका डेल्टा भी विभवांतर है, वोल्ट होगा, और अपान दूरी मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर ये विभव प्रवणता का मात्रक होगा। विमीय सूत्र इसका निकाल सकते हैं आप। सूत्रों के आधार पर विभव प्रवणता एक सदिश राशि होती है और इसकी दिशा विभव प्रवणता की दिशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होती है। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें इधर है तो विभव प्रवणता की दिशा इसके विपरीत होती है। तो इन बातों को अगले दिन हम पढ़े हैं। आज हम संबंध देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का संबंध क्या है विभव प्रवणता के साथ। तो इसका एक बहुत अच्छा सा डेरिवेशन यहाँ पर समझेंगे। तार्किक है, बिल्कुल तर्क पर है, बिल्कुल आसान डेरिवेशन है। अब बात हम करते हैं कि यदि बिंदु B पर कोई परीक्षण आवेश प्लस Q0 होता, यहाँ पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 बिंदु B पर होता, तो इस B बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर ये प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला वैद्युत क्षेत्र इस पर एक वैद्युत बल आरोपित करता। उस वैद्युत बल का मान क्या होता? बिंदु B पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल का मान F का मान Q0E। यदि बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो बिंदु B पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितने के बराबर? F बराबर Q0E। इसकी दिशा ये धन आवेश है तो दिशा इधर होगी। यहाँ पर लगने वाला जो वैद्युत बल होगा F बराबर Q0E, इसकी दिशा किधर होगी? इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर होगी।
लेकिन यदि परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाना चाहते हैं तो बल की दिशा इधर है, विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में डेल्टा x दूरी विस्थापित करना चाहते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा कितने के बराबर, तो परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य, कहाँ से कहाँ तक, B से A तक लाने में किए गए कार्य का मान डेल्टा W हो, तो इस डेल्टा W की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा W बराबर बल गुणे विस्थापन, बल कितना Q0E, ये बल किस दिशा में, x अक्ष की धनात्मक दिशा में, ये बल इधर है, लेकिन विस्थापन डेल्टा x हमें इधर करना है, तो विस्थापन का मान कितना हो जाएगा, इंटू माइनस ऑफ डेल्टा x बराबर माइनस ऑफ Q0E इंटू डेल्टा x, ऐसे ये डेल्टा W है, Q0 को नीचे करें तो डेल्टा W अपान Q0 की वैल्यू माइनस ऑफ E इंटू डेल्टा x, एक समीकरण इसे हम बना सकते हैं। एक स्टेप हो गया, हम आसान सा फार्मूला था, उस फार्मूले का प्रयोग करते हुए परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किए गए कार्य और आवेश का अनुपात माइनस ऑफ E इंटू डेल्टा x के बराबर आया। दूसरी चीज, अब हम वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से एक बात करेंगे, विभवांतर की परिभाषा से वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा के अनुसार किसी परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात, यानी किया गया कार्य W था, डेल्टा W था कार्य, और परीक्षण आवेश Q0 था, इसका अनुपात किसके बराबर होता है, इन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है। तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर यहाँ से यहाँ लाया गया, तो इनके विभवों का अंतर, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, V माइनस डेल्टा V, ऐसे, तो डेल्टा W अपान Q0 इज इक्वल टू, ये माइनस होगा, V से V कटेगा, प्लस बन जाएगा, और ये आया डेल्टा V, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमें प्राप्त हुए, फर्स्ट और सेकंड, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो इनके राइट हैंड साइड बराबर होंगे। यदि इनके राइट साइड बराबर होते हैं तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से माइनस ऑफ E इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा V, तो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा V अपान डेल्टा x, ये चीज़, ये माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x क्या है, माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x विभव प्रवणता है, तो वैद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता के बराबर यहाँ पर आ रहा है। इसमें राशि माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर है जो विभव प्रवणता है, और इस विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा के विपरीत, यानी उस दिशा की विपरीत विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। E बराबर माइनस ऑफ डेल्टा V अपान डेल्टा x के बराबर होता है। इस सूत्र से हमें पता चलता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वही होगा जो विभव प्रवणता का है। तो विभव प्रवणता का मात्रक यदि वोल्ट प्रति मीटर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी हम वोल्ट प्रति मीटर कह सकते हैं। इसके पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के चैप्टर वाले में पढ़े थे कि F बराबर कितना होता है, तो F अपान Q0 के बराबर होता है। मात्रक पढ़े थे न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ से एक मात्रक हमको आसान सा मिल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। वहाँ पर भी बताए थे कि वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक होगा, आगे इसको पढ़ेंगे। तो आज इस सूत्र से हमें पता चलता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर लिखा जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा सा ये डेरिवेशन था, इसे आप ध्यान से देखेंगे। इसी के साथ साथ इसमें आपकी किताब में दिया हुआ है एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिलेशन, जिसको हम ऐसे देखते हैं। माना गया कि यदि धातु की दो प्लेटें एक दूसरे के आमने सामने परस्पर समांतर कुछ दूरी पर रख दी जाएं,
धातु की दो प्लेटें ऐसे रख दी जाएं आमने सामने एक दूसरे के। ये धातु की दो प्लेटें कुछ दूरी पर आमने सामने रख दें, एक पर धन आवेश हो और एक पर ऋण आवेश हो, दोनों बराबर आवेश हो। इस पर यदि प्लस क्यू आवेश हो तो इस पर माइनस क्यू आवेश हो। इनके बीच की दूरी स्मॉल डी ले ली जाए जो अल्प है। एक दूसरे के ये समांतर रखी हैं तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा धन वाली प्लेट से ऋण वाली प्लेट की ओर होता है और ये वैद्युत क्षेत्र एक समान उत्पन्न होता है। यानी धातु की दो समांतर धन और ऋण आवेशित प्लेटों के बीच एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा धन वाली प्लेट से ऋण वाली प्लेट की ओर होती है। इस वैद्युत क्षेत्र का जो मान होता है उस किसके बराबर होता है? वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर, यदि पहली प्लेट का विभव V1 दूसरी प्लेट का विभव V2 इनके बीच की दूरी D, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V1 माइनस V2 अपॉन D होती है। यदि V1 माइनस V2 यानी दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर जो V1 माइनस V2 हो इसको V के बराबर माने तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटे D ऐसे होती है। ये सूत्र इससे पता चलता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होगा। तो E बराबर V बटे D एक ये फार्मूला होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में गॉस की प्रमेय वाले चैप्टर में पढ़े थे कि ये धातु की ये दो प्लेटें आमने सामने रखी होती हैं तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इस वैद्युत क्षेत्र का मान E बराबर पढ़े थे सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 होता है। यदि सिग्मा का मान Q बटे A रखा जाए, Q बटे A एप्सिलॉन 0 यानी इस प्लेट के क्षेत्रफल A पर वितरित आवेश की मात्रा Q हो तो सिग्मा बराबर Q अपान A एप्सिलॉन 0, तो हम Q अपान A एप्सिलॉन 0 की वैल्यू यहाँ से V अपान D के बराबर कर सकते हैं। V का मान अगर चाहें तो लिख सकते हैं QD अपान A एप्सिलॉन 0। कुछ न्यूमेरिकलों में इनका भी प्रयोग हम लोग आगे कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात थी ये विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसको आप अच्छे ढंग से ये फिगर के द्वारा आप इसे समझ सकते हैं। एक इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने जा रहे हैं जो इस साल बोर्ड में 2020 की परीक्षा में भी आया हुआ था और बहुत बार परीक्षा में आया है। एक डेरिवेशन देखेंगे हम यहाँ पर। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये डेरिवेशन है आपके सामने। वर्क डन इन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल in an external uniform electric field. किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम यदि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना चाहते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितने के बराबर कार्य करना पड़ेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी एक ऐसे वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे जिसके हर एक बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान
एक समान हो, बराबर हो। ऐसे वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है। उस वैद्युत द्विध्रुव को यदि घुमाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा कितने के बराबर। इसका बहुत अच्छा डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग समझने जा रहे हैं। तो ये देखिए, हमने माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाते हैं। प्रॉपर्टी में बताए थे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र एक समान यदि हो तो इसे हम वैद्युत बल रेखाओं के द्वारा दिखाएंगे। ये समांतर रेखाएं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा लेफ्ट से राइट की ओर है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ये वैद्युत द्विध्रुव -q और +q आवेशों से मिलकर बना। ये -q और ये +q आवेश है। ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से ये थीटा एंगल पर रखा हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E में एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q +q आवेशों से मिलकर बना है, बीच की अल्प दूरी 2l होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो इस द्विध्रुव पर एक बलयुग्म काम करता है। पीछे चैप्टर में डेरिवेशन किए थे। ये बलयुग्म कैसे आता है? इस +q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल लगेगा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा इस तरह से, और इसकी वैल्यू QE के बराबर होगी ऐसे। इस -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है, तो इस पर एक बल ऐसे लगता है। इसकी वैल्यू QE के बराबर ही होगी, QE के बराबर होगी। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में एक दूसरे के विपरीत हैं, परस्पर समांतर हैं, अतः ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं। द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, एक बल इस पर इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है। ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं और ये बलयुग्म इस द्विध्रुव को द्विध्रुव के केंद्र से द्विध्रुव की अक्ष के परितः ऐसे इसको ये घुमाने का प्रयास करेगा। ये वाला बल इस पर इधर लगेगा, ये वाला बल इधर लगेगा, ये दोनों बल ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं, ये दोनों बल मिलकर के द्विध्रुव को ऐसे करेगा। यानी वैद्युत क्षेत्र को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। इसलिए इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। पीछे चैप्टर में इसका हमने डेरिवेशन किया था। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में अगर ये वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखे हैं, तो इस पर लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, ये डेरिवेशन पीछे चैप्टर में पढ़े हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउ बराबर PE sin थीटा। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। ये ऐसे है, ये बलयुग्म मिलकर के इसको ऐसे घुमाना चाहते हैं। थीटा एंगल पर बना हुआ रखा है, ये ऐसे घुमाना चाहते हैं, यानी इस पर बल लगाकर इसे ऐसे घुमाना चाहते हैं, रोटेट करना चाहते हैं। लेकिन यदि वैद्युत द्विध्रुव को हम इसके विपरीत यानी इधर ये चाहता है, लेकिन हम यदि इसको इधर ले जाना चाहें तो इस प्रत्यानयन बलयुग्म के विपरीत यानी उसके विरोध में वाह्यकारता द्वारा कार्य करना पड़ेगा। यानी हमें द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से थीटा के आगे अगर घुमाना चाहेंगे, इस थीटा से थोड़ा और इस दिशा में घुमाना चाहेंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। यानी द्विध्रुव को घुमा करके हम इस डायरेक्शन में यानी यहाँ पर ले जाना चाहेंगे, इसे d थीटा कोण आगे घुमाना चाहेंगे तो d थीटा कोण घुमाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। ऐसा माना जाएगा कि ये d थीटा अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन है और इतना यहाँ से यहाँ तक घुमाने में टाउ का मान बदलता नहीं। यदि टाउ को नियत रखते हुए थीटा के आगे अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा से घुमाया जाए तो इस द्विध्रुव पर किया गया कार्य क्या होगा? तो द्विध्रुव पर किया गया कार्य क्या होगा? द्विध्रुव पर किया गया
किया गया कार्य ऐसे हम कार्य को पढ़ते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन S कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बलाघूर्ण की कंडीशन में किया गया कार्य W बराबर यहाँ पर बल, लेकिन रोटेशन की कंडीशन में बल की जगह पर बलाघूर्ण होता है तो टाउ इंटू कोणीय विस्थापन, यहाँ पर रेखीय विस्थापन, और घूर्णन की कंडीशन में कोणीय विस्थापन कितना कोण से घुमाए डी थीटा, तो ये डी थीटा वैल्यू को रख देते हैं, इसको हम डी डब्ल्यू ले लेंगे क्योंकि ये कोणीय विस्थापन सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ इंटू डी थीटा, वैल्यू रखते हैं पी ई साइन थीटा डी थीटा, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई ऐसे। तो अनंत सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में हमें इतने के बराबर कार्य करना पड़ेगा। अब यदि हमें ये कार्य मिल गया तो हम बता सकते हैं कि यदि इसी वैद्युत क्षेत्र में ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से θ1 कोण बनाते हुए रखा हो और उसे θ2 कोण पर ले जाना हो, यानी किसी समय ये θ1 एंगल पर ऐसे रखा हो, θ2 पर ले जाना चाहते हो, प्रारंभिक स्थिति θ1 है, अंतिम स्थिति θ2 है, तो θ1 कोण से θ2 कोण तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, अगर ये निकालना चाहते हैं तो किए गए कार्य का मान समाकलन विधि से आ जाएगा। तो किए गए कार्य का मान W बराबर इंटीग्रल ऑफ θ1 कोण से घुमाकर θ2 पर ले जाना चाहते हैं, लिमिट लगा देंगे और dW की वैल्यू रख देंगे PE साइन थीटा डी थीटा, ऐसे इंटीग्रल इसका करेंगे, PE बाहर आया, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट लगेगी θ1 से θ2 बराबर PE ब्रैकेट में अपर लिमिट थीटा की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस ऑफ कॉस θ2 माइनस होता है और ये θ1 लिखेंगे तो माइनस, और ये माइनस पहले से ही था तो इसलिए ये बन गया कॉस θ1। क्रम से कर दें यदि तो W का मान आया PE कोष्ट में कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को θ1 स्थिति से θ2 स्थिति में घुमाने में किए गए कार्य का मान है W बराबर PE cos θ1 माइनस cos θ2। यदि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता, यदि ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता, अर्थात प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता, तो प्रारंभिक स्थिति θ1 की वैल्यू 0 होती, एंड यदि इसे θ2 कोण पर घुमाना, θ2 का मान θ रखते हैं, यानी यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से θ कोण पर घुमाना चाहते हों, अल्फा कोण पर घुमाना चाहते हों, तो θ1 का मान 0, θ2 का मान θ, यानी यदि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति θ1 बराबर 0 को हम साम्य स्थिति कहते हैं, साम्य स्थिति से θ कोण घुमाने में कार्य कितना करना पड़ेगा, तो θ1 को 0, θ2 का मान θ रख देंगे। तो द्विध्रुव को साम्य स्थिति से θ कोण घुमाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करने के लिए W बराबर क्या आ जाएगा, PE कोष्ट में cos 0 माइनस cos θ, ऐसे बराबर PE cos 0 का मान 1 माइनस cos θ, ये W, ये फार्मूला हो गया। किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से उसकी साम्य स्थिति से θ कोण घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र है W बराबर PE कोष्ट में 1 माइनस cos θ। किसी वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो θ का मान 90 रख देंगे, θ का मान 90 रख देंगे तो W का मान क्या आ जाएगा, cos 90 0 होता है, तो 90 डिग्री घुमाने में किए गए कार्य की वैल्यू जानना चाहें W 90 पर कितना होगा, तो PE के बराबर आ जाएगा, θ मान 90 cos 90 0। यदि इसी वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से 180 अंश घुमाना चाहते हैं, 180 डिग्री घुमाना चाहते हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर
180 रख देंगे। काश 180 की वैल्यू -1 होती है, ये -1 इस +1 -1 के साथ मिलके +1 बनेगी, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 पर कितनी W की वैल्यू आ जाएगी, 2PE के बराबर आएगी। ऐसे तो ये किए गए कार्य का डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा ही डेरिवेशन है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसको देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में, ये वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किए गए कार्य का ऐसा एक ये डेरिवेशन हम यहाँ पर देख लिए। एक छोटा सा डेरिवेशन और देखना चाहेंगे इसमें, और ये चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन भी होगा। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। एक आसान सा डेरिवेशन, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल in an electric field। दो लाइन 3 लाइन का डेरिवेशन, एक यह भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होगी। तो एक अच्छा सा ये डेरिवेशन देखें। हमने माना एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर इस तरह से, एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा बाएं से दाहिनी ओर है। अब स्थितिज ऊर्जा हमें वैद्युत द्विध्रुव की निकालनी है जो इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है। स्थितिज ऊर्जा हमेशा किए गए कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव में स्टोर हो जाती है। तो कार्य ये कहाँ से किया गया, कैसे ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव को लेंगे यहाँ पर, ये वैद्युत द्विध्रुव जो -Q और +Q आवेशों से मिल करके बना है। इसके आघूर्ण की डायरेक्शन ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और इसके आघूर्ण की दिशा भी ऐसे ही है। ये आघूर्ण की दिशा है और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ऐसे ये दोनों पैरेलल हैं। तो अनंत पर ये रखा हुआ है। परिभाषा समझ लेते हैं। अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, यही डिफिनीशन है, इसी से हमारा डेरिवेशन है। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। इसलिए परिभाषा में लिख देते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा किए गए उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। अब इसी पर डेरिवेशन चलेगा। अनंत से हम इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखते हुए लाएंगे कि हमेशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक दूसरे के पैरेलल रहें, एक दूसरे की दिशा में रहें। यानी द्विध्रुव को ऐसे लेकर के चलेंगे तो हमेशा ऐसे ही लेके चलेंगे, घूमने नहीं देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E की दिशा में कोई अंतर न आने पाए।
तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से लेकर के इस मार्ग से होते हुए चलेंगे और विचार करते हैं कैसे चल रहे हैं। तो एक वैद्युत द्विध्रुव को देखें, लेकर के हम चलते हैं, अनंत से लेकर के चलेंगे इस मार्ग पर, समांतर ऐसे चलाते हुए जाएंगे। देख रहे हैं कि सबसे पहले इसमें कौन आवेश प्रवेश किया, इस द्विध्रुव को ऐसे लेकर के चले तो ये -q आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर गया। जब -q आवेश वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इस -q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र एक बल लगेगा QE के बराबर। किस दिशा में? क्षेत्र के विपरीत दिशा में, यानी बल लगेगा इस दिशा में। संयोग से हम -q आवेश को इसी दिशा में ला भी रहे हैं, तो जिस दिशा में ला रहे हैं उसी दिशा में बल लग रहा है, तो लाने में हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा बल्कि कार्य हमें प्राप्त होगा। तो -q आवेश यहाँ पर जैसे ही प्रवेश किया हमें कार्य प्राप्त होना शुरू हो गया। लेकिन अभी +q आवेश तो इतना दूरी पर अभी प्रवेश नहीं किया, ना उस पर बल लगा है। लेकिन ये -q आवेश आते आते जब यहाँ पर आया, जब ये यहाँ पर आया तो +q भी प्रवेश कर गया, और जब +q आवेश प्रवेश कर गया तो उस पर भी बल लगेगा QE के बराबर। लेकिन उस पर बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में, यानी उस पर इस दिशा में बल लगेगा। और यदि इस +q आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाया जाएगा, -q आवेश और आगे बढ़ेगा तो +q आवेश भी आगे बढ़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब q आवेश को लाया जाएगा, +q आवेश को लाया जाएगा, तो इस पर बल इधर लग रहा है, लाना हमें इधर है, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को चलाया जाता है तो +q आवेश पर बल क्षेत्र की दिशा में लगता है, विपरीत लाने में हमें कार्य करना पड़ता है, और -q आवेश को वैद्युत क्षेत्र में चलाने पर हमें कार्य प्राप्त होता है। तो जब अनंत से हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाए तो जिस समय ये -q आवेश यहाँ पर पहुँचा, उस समय +q आवेश कहाँ पर पहुँचा है? +q आवेश यहाँ पर पहुँचा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में -q आवेश इतनी दूरी तय किया है और +q आवेश इतनी दूरी तय किया है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यानी वैद्युत क्षेत्र में -q आवेश कितना दूरी? यहाँ से यहाँ तक, और +q आवेश केवल यहाँ तक। तो -q आवेश कितना ज़्यादा दूरी तय किया है? तो -q और +q आवेश के बीच की दूरी 2l होती है। जब सीधे लेकर के आएंगे तो हमेशा -q आवेश जो होगा +q आवेश से 2l आगे दूरी रहेगा, 2l दूरी हमेशा वो आगे ही रहेगा। तो -q आवेश इतना तय किया, +q इतना तय किया, तो -q आवेश कितना अतिरिक्त दूरी तय किया? तो हम बता सकते हैं कि -q आवेश यही 2l के बराबर अतिरिक्त दूरी तय करेगा। +q के सापेक्ष -q आवेश 2l अतिरिक्त दूरी तय करता है। तो +q आवेश पर हमें कार्य करना पड़ा था, -q आवेश पर कार्य प्राप्त होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें प्राप्त कार्य का मान अधिक हो रहा है। -q आवेश पर क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य का मान अधिक होता है, और चूंकि ये -q के द्वारा प्राप्त कार्य है तो वह कार्य ऋणात्मक भी होगा। तो अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर द्विध्रुव को लाने में किया गया नेट कार्य कितने के बराबर आएगा? अनंत से, यही लिखते हैं, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी क्षेत्र लिख दिए, अनंत से क्षेत्र के भीतर वैद्युत द्विध्रुव को लाने में नेट कार्य बराबर -q आवेश द्वारा अतिरिक्त दूरी यानी 2l तय करने में प्राप्त कार्य इसी कार्य के बराबर आएगा। तो ये कार्य कितने के बराबर आएगा? तो ये कार्य कितने के बराबर आएगा? ये कार्य होगा बल गुणे विस्थापन। बल कितना इस पर? QE। विस्थापन कितना? 2l। चूंकि ये कार्य हमें प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त कार्य हुआ है तो इसके लिए हम यहाँ पर माइनस रखेंगे। कितना बल? QE। किस दिशा में? इसी दिशा में। विस्थापन कितना? उसी दिशा में। कितना दूरी कितना बल लग रहा? तो बल लग रहा है QE।
गुणे कितनी दूरी तय की अतिरिक्त दूरी 2l, तो बल गुणे दूरी, बल गुणे कार्य, बल गुणे ये विस्थापन दूरी, यही क्या हो गया, कार्य हो गया। तो ये कार्य आया, नेट कार्य इतना आया, तो माइनस क्यू इतना, तो बराबर इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ क्यू गुणे 2l, एक जगह कर दें और बाहर ई करें, बराबर माइनस ऑफ क्यू गुणे 2l, इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और P से प्रदर्शित करते हैं तो PE, इतना कार्य करना पड़ा। एक वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाया गया, तो वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य कितना करना पड़ा, W बराबर माइनस ऑफ P के बराबर ये कार्य प्राप्त हुआ है। वैद्युत क्षेत्र के द्वारा माइनस क्यू आवेश को चलने में ये कार्य हमें प्राप्त हुआ है। तो अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में हमें कार्य माइनस P के बराबर करना पड़ा है। यही कार्य वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा और यह वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 से रिप्रेजेंट होती है और इसकी वैल्यू माइनस ऑफ PE के बराबर होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में साम्य स्थिति में है, अस्थायी संतुलन की स्थिति में है, इस पर किसी प्रकार का कोई बलयुग्म काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसे वैद्युत द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये अस्थायी संतुलन में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, U0 से प्रदर्शित करते हैं। ये 0 का मतलब है ये साम्य स्थिति में है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए है, इसलिए U0 से प्रदर्शित हुआ। ये अस्थायी संतुलन में, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। लेकिन यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को इस क्षेत्र में थीटा कोण घुमाएं तो घुमाने में हमें कार्य करना पड़ेगा। जब कार्य करना पड़ेगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो जब थीटा कोण की स्थिति में ये द्विध्रुव हो जाएगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जब ये थीटा स्थिति में आएगा तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U थीटा की कंडीशन में क्या होगी, जो पहली ऊर्जा थी माइनस PE के बराबर थी, जब थीटा डिग्री घुमा दिए तो हमें थीटा डिग्री घुमाने में जितना कार्य करना पड़ा होगा उतने कार्य के बराबर इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो कितना कार्य करना पड़ा, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, अभी डेरिवेशन पढ़े थे, PE 1 माइनस कॉस थीटा, इतना। अब इसको सॉल्व कर दें तो ये माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, ये तो कैंसिल होगा, तो U थीटा बराबर माइनस ऑफ PE कॉस थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यापक समीकरण है। किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उस स्थिति को रख करके थीटा की वैल्यू उस स्थिति के सापेक्ष रख करके हम वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये वैद्युत द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में हो, अस्थायी संतुलन में यानी साम्य स्थिति में रखा हो, जब साम्य स्थिति में रखा हो तो इसमें कुछ कंडीशन देख लेते हैं। साम्य स्थिति में रखा हो यानी जब थीटा का मान 0 हो, साम्य स्थिति में है, अस्थायी संतुलन में थीटा का मान 0 है, तो थीटा का मान 0 रखते हुए स्थितिज ऊर्जा U0 की वैल्यू माइनस PE, ये अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया। दूसरी कंडीशन में यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दें, 90 डिग्री के एंगल पर ये द्विध्रुव को रख दिया जाए, ये द्विध्रुव इस तरह के बजाय ऐसे रख दिया जाए, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U90 की कंडीशन में, U90 की कंडीशन में हो जाएगी माइनस ऑफ PE cos 90, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे ऐसे। और तीसरी कंडीशन यदि थीटा का मान 180 कर दिया जाए तो cos 180 की वैल्यू -1 होगी, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो U 180 पर वैल्यू प्लस PE के बराबर आएगी। इस समय द्विध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है। कभी कभी परीक्षा में आया है कि अस्थायी संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए, तो ये लिखना होगा, अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा का सूत्र ये होता है, U 180 पर प्लस PE के बराबर। तो आज कुछ अच्छे टॉपिक हम पढ़े, 2-3 डेरिवेशन कर लिए, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध,
इसके अलावा कुछ उस पर एक फार्मूला भी बताए, E बराबर V/D के रूप में। फिर एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। और अंतिम में ये वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो ये आज आपका टॉपिक समाप्त भी होता है, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपने 3 चैप्टर पढ़ लिया है, आवेश यानी कूलाम का नियम वाला चैप्टर, फिर गॉस की प्रमेय और वैद्युत विभव। अगली क्लास से हम लोग वैद्युत धारिता का चैप्टर पढ़ेंगे। धन्यवाद।